हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए हम आज फिर से बात करते हैं हमारा संविधान की। दरअसल जो हमने कल बात किया था वो 1833 और 1853 के बारे में बात किया था। हमने अभी तक 1833 और 1853 पढ़ लिया है। हम आज बात करने वाले हैं ताज शासन की। हमने पिछली बार जो बात किया था, हमने आपको बताया था कि हमारे देश में जो संविधान चालू हुआ या कानून बनाने की प्रक्रिया चालू हुई थी वो दो भागों में हुई थी। एक था कंपनी शासन के द्वारा और दूसरा था ब्रिटिश ताज के द्वारा। हम जो पढ़ रहे थे 1600 से, जब से कंपनी भारत में आई थी तब से 1858 तक ये जो शासन काल था ये कंपनी का शासन काल कहलाया। परंतु 1858 से आजादी तक अर्थात 1947 तक ये ब्रिटिश शासन कहलाया, अर्थात डायरेक्ट इस पर ब्रिटिश का हुकूमत चालू हुई। देखो, शासन दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष तौर पर, कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष होता है। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे हम कोई भी वस्तु लेने जाते हैं। देखो, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या है कि कोई हम वस्तु लेने जाते हैं, जैसे बिस्किट, नमकीन या निरमा या राशन लेने जाते हैं, खाद्य सामग्री लेने जाते हैं, या कुछ भी कपड़ा वगैरह कुछ भी लेने जाते हैं जो हमारी आवश्यक जरूरी चीजें हैं। तो इनमें क्या होता है, जब हम ये लेने जाते हैं, एक मिनट, जब हम ये लेने जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम वस्तु के साथ साथ सरकार को टैक्स भी पे कर रहे हैं। परंतु जैसे कोई कंपनी है और हम व्यापार कर रहे हैं तो उसका जो लाभांश होता है, मान लो 5,000 करोड़ का लाभांश हुआ है। अब सरकार ने एक तय सीमा रखी है कि इतने लाभांश पर तुमको इतने % टैक्स देना होगा। ये क्या हुआ? ये डायरेक्ट हुआ। लेकिन जब हम वस्तु खरीदते हैं तो उसके द्वारा जो टैक्स जाता है वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। हम क्यों? क्योंकि हमें तो ये लग रहा है कि हम वस्तु खरीद रहे हैं, ना कि टैक्स दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वस्तु खरीदने के साथ साथ हम उसको टैक्स भी पे कर रहे हैं। ये अप्रत्यक्ष हुआ। अर्थात 1600 से 1858 तक अप्रत्यक्ष था, मतलब था, ब्रिटिश शासन था, मतलब वो ब्रिटिश शासन के साथ साथ कंपनी शासन था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट कर रही थी, वो कार्य कर रही थी। लेकिन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद से क्या हुआ कि जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष था इसमें भेद होने लगा। अभी तक तो प्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा क्या हुआ कि जो प्रत्यक्ष था इसे बदलकर अप्रत्यक्ष कर दिया गया। क्यों? एक कानून जो बना था एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से, उसमें यह बताया गया कि अब से जितना भी क्षेत्र ब्रिटिश क्षेत्र के या कंपनी के अधीन आएगा वो सब ब्रिटिश क्षेत्र का कहलाएगा, अर्थात ब्रिटिश का कहलाएगा। अर्थात उस तब से वो ब्रिटिश क्राउन के तहत आ गया। नियम, कायदे, कानून जितने बनते थे वो सब किसके लिए बनते थे? कंपनी। बनते कहां से थे? ब्रिटेन से बनते थे। वहीं पर जब 1858 आया तो 1947 तक सीधे प्रत्यक्ष रूप से कंपनी छोड़कर बल्कि ब्रिटिश ताज या फिर ब्रिटिश क्राउन या सीधे ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश का जो राजलेख था या जो वहां की महारानी थी, सीधे वो आ गए कि नहीं, अब से हम इसके कर्ता धर्ता होंगे। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक लेटर पढ़ा गया। कहां पढ़ा गया है? इलाहाबाद में एक लेटर पढ़ा गया। उसमें यह बताया गया कि आज से ब्रिटिश शासन लागू होगा, ना कि कंपनी शासन। कंपनी शासन को एकदम निरस्त किया जाता है और आज से महारानी की जो कानून होगा या उनका जो आदेश होगा वही अब से लागू होगा। ये थी पहली बात। दूसरा था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, कौन? भारत का गवर्नर जनरल, जो हमारी जीजी थी, अर्थात गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या भारत का गवर्नर जनरल, इसके पदभार को वायसराय में बदल दिया गया। किसमें बदल दिया गया? वायसराय में या वायरस में बदल दिया गया। अब क्या किया गया? अब बात आती है कि सर इनमें क्या अंतर था? अंतर था कि वायसराय संपूर्ण भारत पर अधिकार करता था,
मतलब संपूर्ण भारत के अधीन इसके कानून तरीके लागू होते थे, मतलब इसका वर्चस्व संपूर्ण भारत पर लागू होता था। अब बात आती है, सर आपने बताया था कि 1833 के द्वारा जब भारत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तब भी यह लागू था कि जो गवर्नर जनरल था पूरे भारत पर कार्य करता था या कानून बनाता था। तो कहूंगा हाँ वो भी सही है। अब बात आती है कि सर आप कह रहे वायसराय इसका कानून लागू होता था, या ये इसका जो पद था संपूर्ण भारत के अधीन था, मतलब या फिर भारत संपूर्ण भारत में वायसराय कब्जा था, या फिर वायसराय संपूर्ण भारत पर मतलब अपना कानून बना सकता था। तो कहूंगा हाँ ये भी सही है। देखो बात ये थी जो वायसराय था। अब एक बात और आती है कि सर क्या जीजी अर्थात गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया? कहूंगा नहीं। दरअसल जो गवर्नर जनरल था इसका पद समाप्त नहीं किया गया, बल्कि गवर्नर जनरल को एक और पद दे दिया गया वायसराय का। देखो गवर्नर जनरल के रूप में ये प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते थे। किसकी निभाते थे? प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते थे कि प्रत्यक्ष रूप में जहां तक ब्रिटिश शासन था या कंपनी के अधीन जितना क्षेत्र था उस पर इनका अधिकार था, ठीक, उसके लिए कानून बनाते थे। परंतु जो कंपनी के अधीन नहीं थे या ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन जो क्षेत्र नहीं थे उन पर इनका नियंत्रण नहीं था। अब वायसराय जब इनको पद एक और पद दे दिया गया कि जाओ आज से तुम वायसराय पद भी संभालो या वायसराय भी बनो, तो वर्तमान में वायसराय की तुलना हम वर्तमान राष्ट्रपति से करते हैं, ठीक। देखो राष्ट्रपति क्या करता है कि संपूर्ण भारत पर अधिकार की है, मतलब उसका पद संपूर्ण भारत में मान्य है, उसके द्वारा बनाया गया कानून दिशा निर्देश संपूर्ण भारत में मान्य है। वही यहाँ पर ये वायसराय करता था। वायसराय उन क्षेत्रों पर तो लागू था ही गवर्नर जनरल के रूप में जहां तक कंपनी के अधीन क्षेत्र था या ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र था, परंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जैसे राज्य रजवाड़ों के क्षेत्र थे, जो शाही क्षेत्र थे, जिन पर गवर्नर जनरल का कानून लागू नहीं होता था या ये वहां पर कब्जा नहीं किए हुए थे। वो अलग बात है कि अपनी सेना या ताकत के बल पर उनको अपनी तरफ झुकाए हुए थे। परंतु यहाँ पर क्या हुआ कि जो वायसराय था, इस वायसराय को यह अधिकार दे दिया गया कि तुम अब से उन क्षेत्रों पर भी अधिकार कर सकते हो या उन क्षेत्रों पर भी अपने कानून बना सकते हो जो राज्य रजवाड़े या कंपनी के अधीन क्षेत्र में नहीं आते थे, या कंपनी ने जिन क्षेत्रों पर अभी तक अपना वर्चस्व स्थापित नहीं किया था। इतना अंतर है वायसराय और गवर्नर जनरल में। पद समाप्त नहीं किए गए थे, पद था, गवर्नर जनरल भी पद था और वायसराय का भी पद था, दोनों एक ही व्यक्ति को सौंपे गए थे। गवर्नर जनरल के रूप में केवल उतने क्षेत्रों पे कानून बनाना था इनको जो ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन थे, और ये उन क्षेत्रों के लिए था जहां पर राज्य रजवाड़े या राजसी शासन लागू था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है। अब बात करते हैं कि जो वायसराय था, अब कानून बनाने का अधिकार एक विस्तृत क्षेत्र हुआ, तो इनकी सहायता के लिए एक नए पद का सृजन किया गया। वो पद था राज्य सचिव। कौन सा पद था? राज्य सचिव। राज्य सचिव ये नया पद था या नई पोस्ट थी। अब बात करते हैं राज्य सचिव ये क्या था सर, ये कैसा था या क्या था। लेकिन इससे पहले एक चीज और, जो वायसराय था इसके बारे में एक चीज ध्यान रखना कि जो वायसराय था यह किसके प्रति उत्तरदायी था, इसके क्या कार्य थे, क्या निर्देश थे, वो ध्यान दो कि जो वायसराय था सबसे पहले वायसराय को किसके प्रति झुकाना था। जैसे कोई भी मान लो संसद का सदस्य है, किसके प्रति झुकेगा, या ऐसे वायसराय को नियुक्त करने वाला कौन था? ब्रिटिश संसद, ठीक। जब ब्रिटिश संसद ने इसे नियुक्त किया था तो ये किसकी तरफ झुकेगा या उत्तरदायी किसके प्रति होगा, या अपने कर्तव्यों या अपने लेखा जोखा या अपने किसी भी जवाबदेही किसके प्रति उत्तर होगा, ये तो ब्रिटिश संसद के प्रति। तो किसका ये प्रत्यक्ष ये था, तो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश उत्तरदायी, अर्थात ये प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन का या ब्रिटिश पार्लियामेंट का या ब्रिटिश संसद का क्या था, उसके प्रति उत्तरदायी था कि कोई भी रिपोर्ट हो या कुछ भी हो किसे सौंपता था, वायसराय किसे, ब्रिटिश संसद को सौंपता था। समझ में आ गया? राज्य सचिव नया पद सृजित किया गया, लेकिन क्यों किया गया था, क्या था? देखो इनको इतनी बड़ी ताकत दे दी गई, हर एक के ऊपर कोई ना कोई शक्ति होती है, ठीक।
तो उन शक्तियों को संभालने के लिए एक नया पद गठित किया जाता है या एक नई कमेटी बनाई जाती है कि कोई भी नीचे का व्यक्ति किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना कर सके। इसलिए राज्य सचिव बनाया गया। राज्य सचिव सीधे ब्रिटिश संसद से आता था और ये भारत में नहीं रहता था, ये ब्रिटिश संसद में ही रहता था, परंतु इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। किसके लिए? भारत राज्य सचिव के लिए। जो नया पद बनाया गया इसके लिए एक 15 सदस्यीय कमेटी बनी। पंद्रह सदस्यीय कमेटी बनी कि ठीक है, तुम भारत में नहीं रहोगे तो तुम्हारी सहायता कौन करेगा? ये कमेटी करेगी। अब बताती है कमेटी में थे कौन? कमेटी में अब गौर करो, यहां पर दो भाग बनाए गए। बताया गया कि ठीक है, जाओ, तुमको 15 सदस्य दिए गए, 8 और 7, 8 7 15, 8 और 7। अब 8 और 7 क्या था? ये थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य थे। वो लोग थे जिन लोगों ने कंपनी की शुरुआत में कंपनी बनाने के लिए उसमें निवेश किया और भारत में या फिर वो ब्रिटेन था उसके पूर्वी देशों में अपने शासन को स्थापित करने के लिए या कंपनी स्थापित करने के लिए निवेश किया। वो डायरेक्टर्स थे, 7 संख्या उनकी दी गई। 8 सदस्य ये थे सीधे ब्रिटिश संसद से। कहां से थे? ब्रिटिश संसद से। अर्थात 8 सदस्य सीधे तौर पर ब्रिटिश संसद से नियुक्त किए जाते थे। अब सोचो कि जिन लोगों ने कंपनी बनाया उनके कितने सदस्य रह गए? 7। ब्रिटिश संसद के कितने रह गए? 8। देखो, कोई भी सरकार हो या कुछ भी हो, जैसे वर्तमान में सरकार है, क्या है? फुल मेजोरिटी है। सुबह मोदी जी उठे और आंख मिलाते हुए रात को सपना देखा था, अच्छा ये कमेटी बनानी, तुरंत ऐलान किया, ठीक है नई कमेटी बनाओ। क्या है? उनका विरोध करने वाला कोई है? नहीं है। क्यों? कारण है कि कुछ भी बनाने के लिए आधे से अधिक, कितना? आधे से अधिक बहुमत चाहिए होता है। आधे से अधिक। और वर्तमान में जो भाजपा सरकार है इसका बहुमत 2/3 से भी अधिक है। आधे से अधिक छोड़ दो, इसका बहुमत 2/3 से भी अधिक है। समझ में आया? अगर कहा जाए कि 100 में 75 नहीं 80 सदस्य भाजपा के। इसी प्रकार से ब्रिटिश संसद ने भी सोचा कि हम कोई भी कानून या कुछ भी वहां लागू करेंगे तो जब हम इनको 8 कर देंगे, अपने को 7 रखेंगे, तो मेजोरिटी किसकी रहेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रहेगी। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि चलो इनको 7 करते हैं, हम इनको 8 करते हैं। तो उन्होंने इनको 8 कर दिया, मतलब सदस्य जो अपने सदस्य थे, मेंबर थे, उनको 8 कर दिया। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको कितनी संख्या कर दी? 7 सदस्य कर दी। अब जब ये लोग भारत में आए, 15 सदस्यीय कमेटी बनी और राज्य सचिव की सहायता करने लगे, तब एक काम था कि एक जो पद था उस पद के लिए योग्य व्यक्ति कौन था? भाई जाहिर सी बात है, पद तो सृजित कर दिया हमने, कमेटी भी बना दी जिसमें सदस्य भी निर्धारित कर दिए, ये भी निर्धारित कर दिया कौन किधर होगा और कौन किधर होगा। परंतु इसमें एक चीज देखने वाली ये थी कि जो सदस्य था वो कौन होगा। ठीक, तो आओ, तो 2 हमको यहाँ पर पॉइंट याद रखने हैं। पहला है कि जब सदस्य ये पद बना था उस वक्त का सदस्य कौन होगा? पद बनने के समय सदस्य चाहिए था कि कौन होगा, तो था चर्चिल। जब पद बना तो पद बनने के समय एक सदस्य था स्टेनली। कौन था? स्टेनली, लॉर्ड स्टेनली। कौन था? लॉर्ड स्टेनली। ये कब था? जब पद का सृजन हुआ था। ये तब था। परंतु एक और पद जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है या फिर आने की भी संभावना है, वो थी कांग्रेस के समय। जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, उस वक्त भारत का राज्य सचिव कौन था? तो उत्तर होगा सर रेडोल्फ चर्चिल। ये कब थे?
कांग्रेस कमेटी के समय या कांग्रेस के गठन के समय। कब थे? कांग्रेस गठन के समय। याद रहेगा। तो भारत राज्य सचिव नया पद का सृजन हुआ। कब हुआ था? 1858 में, या भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत या ताज शासन जब चालू हुआ था उस वक्त 1 नवंबर 1858 को एक रिपोर्ट पढ़ी गई। उस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में अब से वायसराय पद का भी सृजन किया जा रहा है और जीजी को प्रमोट करके वायसराय में बदला गया, परंतु जीजी का भी पद उसके अधीन रहा, मतलब उसके पास रहा। उनकी सहायता के लिए भारत राज्य सचिव का गठन किया गया या भारत राज्य सचिव नए पद का गठन किया गया और यह बताया गया कि आज से वायसराय जो राज्य सचिव है वायसराय पर नियंत्रण रखेंगे या वायसराय जो हैं वो राज्य सचिव के अधीन रहेंगे। अब क्या किया गया, जो ब्रिटिश संसद थी इन्होंने एक कमेटी बनाई इनकी सहायता के लिए। वो 15 सदस्य थी, 8 ब्रिटिश संसद के थे और 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थे। जो नया पद आया उसके लिए पहला जो व्यक्ति चुना गया लॉर्ड स्टैनली थे और इस पद का गठन तब हुआ, मतलब इस व्यक्ति का तब नाम आया जब इसका सृजन किया गया था, या भारत राज्य सचिव या पहला भारत राज्य सचिव। प्रश्न आता है कि प्रथम भारत राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड स्टैनली। 1 नवंबर 1858 अधिनियम के तहत या 1858 अधिनियम के तहत भारत का राज्य सचिव कौन था या किसे बनाया गया था? उत्तर होगा लॉर्ड स्टैनली। वायसराय पर नियंत्रण रखने वाला पहला राज्य सचिव कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड स्टैनली। बात आती है अगला कि कांग्रेस कमेटी के गठन के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? उत्तर होगा रेडोल्फ चर्चिल। बहुत महत्वपूर्ण है। 1885 के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? उत्तर होगा रेडोल्फ चर्चिल। उम्मीद है याद हो गया होगा। अब बात करते हैं कि जब इतना हो गया, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश संसद। अब एक चीज बताओ, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इधर कर दिया गया तो क्या हमें डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की आवश्यकता थी? नहीं थी। इसलिए यहां पर एक काम किया गया कि जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन लागू कब हुआ था? 1784 में। कैसे? कि व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों का बंटवारा कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ और दे दिया गया, मतलब व्यापारिक अधिकार दे दिया गया। कंपनी जिन्होंने बनाया उन्हें व्यापारिक अधिकार ही तो दोगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक को राजनीतिक या प्रशासनिक अधिकार दे दिया गया कि तुम ये संभालोगे। इससे क्या हुआ था कि जो द्वैध शासन था उसका प्रारंभ हुआ। तो यहां पर क्या किया गया? द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर लो, देख लो कि भारत शासन अधिनियम या ताज शासन कब से प्रारंभ हुआ? 1858 से 1947 तक प्रारंभ हुआ। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक रिपोर्ट पढ़ी गई महारानी की। उसमें बताया गया कि अब से डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद इसमें भागीदारी लेगी और उसके द्वारा 1 नवंबर 1858 को ही भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया, उसे कानून बनाने या उसकी मान्यता के लिए। और यह बताया गया कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में इसका अधिकार होगा। ये जो कानून बनाएगा लागू होगा, यहां तक कि जो राज्यसभा है, मतलब राज्यकुल है या राजसी जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर भी इनका अधिकार या इनके कानून लागू होंगे। इनकी सहायता के लिए एक नए पद का गठन किया गया, भारत राज्य सचिव। भारत राज्य सचिव का काम था कि वो इन पर नियंत्रण रखे और इनकी सारी रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करे? ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करे। जो भारत राज्य सचिव था ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। हालांकि जो वायसराय था ये भी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता था, सदस्य नहीं था, समझो, उसके प्रति उत्तरदायी होता था, ना कि सदस्य था। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष भी नहीं, लेकिन ये तो वहां के सदस्य थे, इसलिए ये प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी थे? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। अब बात करते हैं
कि जो सदस्य बनाई गए इनकी सहायता के लिए क्या किया गया। ये पहली बात, जो भारत राज्य सचिव था पद तो गठित कर दिया गया। क्या ये भारत में रहते थे? तो उत्तर है नहीं, ये भारत में नहीं रहते थे, बल्कि ये अपने ही देश ब्रिटेन में रहते थे। परंतु इनकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। उस कमेटी में 8 सदस्य ब्रिटिश संसद से चुने गए, जबकि 7 सदस्य ब्रिटिश कंपनी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चुने गए, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिया गया। उन 15 सदस्यों की कमेटी से इनके लिए एक परिषद का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं कि इनका जो पद सृजित हुआ, इनके लिए जो सदस्य आया, पहला सदस्य था सर स्टेनली या लॉर्ड स्टेनली। लॉर्ड स्टेनली ब्रिटिश संसद से नियुक्त होकर आए। और दूसरा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेडोल्फ चर्चिल। सर रेडोल्फ चर्चिल को तब नियुक्त किया गया जब भारत में कांग्रेस कमेटी के गठन हुआ, या फिर कांग्रेस कमेटी के गठन के समय भारत राज्य सचिव कौन था? रेडोल्फ चर्चिल थे। इसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब यहाँ ले आए गए, तो फिर महसूस हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब यहाँ आ गए हैं तो हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोल ऑफ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? 1833 में विधि आयोग बन गया था, जिसके द्वारा कानून बनाया जाने लगा। उस कानून के द्वारा अब क्या हुआ कि क्या प्रशासन संभालने के लिए किसी और की आवश्यकता थी? नहीं। वहीं से धीरे धीरे शुरुआत हुई और 1858 में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। कैसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ सदस्य यहाँ ले लिए। अब ये सदस्य कौन से थे? जाहिर सी बात है, जिनकी मेंबरशिप अधिक होगी या जिनकी परसेंटेज कंपनी स्थापित करने में सबसे अधिक होगा, उन व्यक्तियों को लिया गया। बाकी लोगों को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, या उनको उनके अधिकार का जो मुआवजा था या जो क्षेत्र था वो दे दिया गया कि लो अपना ये लाभांश लो और कंपनी से अब अपना अस्तित्व हटा लो। अब क्या किया गया कि जब वो हट गए तब दोनों अलग अलग हो गए। इससे क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोल ऑफ बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। उम्मीद है कि भारत शासन अधिनियम 1858 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं अगले भाग की। अगला भाग है परिषद। हमने आपको पहले बताया था कि हम इसे कुछ भागों में पढ़ने वाले हैं। जैसे परिषद हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784। इसके बाद चार्टर एक्ट या राजलेख अधिनियम हो गया, कितना था? 1813, 1833, 1853। अब बात कर रहे हैं कि 1858 भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम हो गया। ठीक, अगला है परिषद। 1858 सॉरी 1861, 1892 और 1909। हम आज बात करने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम कितना है? 1861। भारत परिषद अधिनियम के 3 भाग हैं, 1861, 1892 और 1909। लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं 1861। इसके द्वारा क्या किया गया कि जो वायसराय था, संपूर्ण देखो संपूर्ण क्षेत्र या संपूर्ण भारत पर क्या हुआ, इनको अधिकार करने को दे दिया गया कि तुम्हारे कानून लागू होंगे। इसलिए इन्हें कानून बनाने की शक्ति में वृद्धि की गई। क्या किया गया? कानून बनाने में विस्तार किया गया या कानून की शक्ति बढ़ाई गई, की शक्ति में वृद्धि हुई। देखो पहले क्या था? पहले इनको ये अधिकार नहीं था कि तुम कानून तो बना सकते थे, लेकिन वो लागू होगा या नहीं लागू होगा ये ब्रिटिश के द्वारा निर्धारित किया जाता था। और वो भी ये नहीं होता था कि कब तक लागू होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं थी। इसलिए यहाँ पर 1861 के द्वारा एक चीज निर्धारित की गई, ठीक है आज के बाद जब भी तुम ब्रिटिश मतलब कोई भी कानून बनाओगे तो क्या होगा, वो 6 माह के लिए वैलिड रहेगा। कितने समय के लिए? 6 माह के लिए। कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए तुम्हारा कानून
लागू होगा। अर्थात कानून बनाने की जो शक्ति में वृद्धि की गई, कितने महीने के लिए की गई? 6 महीने के लिए की गई, कि 6 महीने तक कानून तुम्हारा लागू होगा। कब? जब संसद से पास हो जाएगा। कहां से? ब्रिटिश संसद से, तब लागू होगा। इसके पहले इस कानून को हटाया नहीं जा सकता था। अब बात करते हैं कि दूसरी, कि जब इनकी ये कानून बनाने की शक्ति को दे दी गई, तो हमने पढ़ा था 1773 में एक चीज, आप लोगों को शायद याद होगा, हमने कहा था 2 ऐसे राज्य थे, एक ये बॉम्बे, दूसरा मद्रास, किसके अधीन कर दिए गए थे? बंगाल के अधीन कर दिए गए थे। मद्रास और बॉम्बे बंगाल के अधीन कर दिए गए थे। कब? जब भारत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। मतलब इन दोनों से कानून बनाने की शक्ति क्या कर ली गई थी? छीन ली गई थी। और इस शक्ति को छीन कर किसे दे दिया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। परंतु यहाँ इसके द्वारा क्या किया गया? इनको पुनः कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। किसे? मद्रास और बंगाल को। किसे? मद्रास और बंगाल को कानून बनाने की शक्ति। अब एक चीज समझो, मैंने कहा है मद्रास और बंगाल को कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई, ठीक। अब ये क्या था? मान लो कि मद्रास और बॉम्बे क्या हैं? सॉरी, बंगाल लिखा है, सॉरी बंबई कर लो इसे। बंबई है। इसे किस रूप में देख सकते हैं? गौर करो कि मद्रास और बंबई, इन्हें राज्यों के रूप में ध्यान कर लो, ठीक। अब वहां का जो गवर्नर होगा वो किस रूप में आ गया? मुख्यमंत्री के रूप में आ गया, ठीक। या वर्तमान का गवर्नर के रूप में मान लो कि जो वर्तमान का गवर्नर था किस रूप में आ गया? कि मद्रास और बंबई का जो गवर्नर था उसे कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। इसकी तुलना वर्तमान राज्यों के गवर्नर से कर सकते हैं। क्यों? जब वायसराय की तुलना हम राष्ट्रपति से कर सकते हैं, गवर्नर जनरल की तुलना हम प्रधानमंत्री से कर सकते हैं, तो क्या इनकी तुलना हम राज्यों के राज्यपाल से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इनको शक्ति बनाने, इनको जो है ये अधिकार दे दिया गया कि तुम कानून बना सकते हो, और तुमको ये अधिकार है कि तुम्हारे द्वारा जो कानून है इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन एक नियम इन पर भी लागू कर दिया गया, वो ये था कि जो कानून बनाओगे, ये जहां वायसराय के कानून में और तुम्हारे कानून में मतभेद होगा तो तुम्हारा कानून अमान्य हो जाएगा और वायसराय का कानून मान्य होगा। यही वर्तमान में भी लागू है कि जब राज्य और केंद्र के बीच कोई भी कानून पर मतभेद होता है तो राज्य के कानून को रोक दिया जाता है और केंद्र के कानून को लागू कर दिया जाता है। कहां से लिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से लिया गया था। अब कानून क्या सर, अब बात आती है कि क्या सर इस कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों ने भी हिस्सा लिया? तो कहूंगा हाँ, भारतीयों ने भी इस कानून बनाने में प्रतिनिधित्व किया। और जो पहली बार, ये कब हुआ? पहली बार हुआ, देखो परिषद में 4 सदस्य आए थे पहले। कौन कौन थे? एमए पास बीवी, ठीक। एमए पास बीवी थी जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्य के रूप में आई थी जब 6 सदस्य थे तब। अब यहां पर भारतीय जो थे कानून बनाने की प्रक्रिया में लागू हुए। यहां पर कानून नहीं बना सकते थे, सिर्फ उनकी परिषद में थे हाँ हुजूर करने के लिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यहां पर भारतीयों को शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? भारतीयों को कानून बनाने का अधिकार मिला। ठीक, क्या भारतीयों को कानून बनाने का अधिकार कब मिला? 1858 में मिला था, सॉरी 1861 में मिला था। अब आती है बात, क्या सर जो कानून बनाया था भारत ने, क्या ये सरकारी थे? मतलब क्या इन्हें पूर्ण अधिकार था? तो कहूंगा जी नहीं। जैसे हम एक पढ़ते हैं एनजीओ अर्थात नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात गैर सरकारी संघ।
इस रूप में भारतीयों को शामिल किया गया था कि गैर सरकारी सदस्य। किस रूप में शामिल किया गया था? गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों को शामिल किया गया था, परंतु कानून बनाने का अधिकार इनको प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं अगला, इनको कानून बनाने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन क्या कानून बनाने के लिए यही लोग काफी थे? तो उत्तर होगा नहीं। ब्रिटिश संसद ने वायसराय को एक अधिकार दिया 1861 में कि तुम अपनी परिषद में कम से कम 6, इनकी परिषद में कम से कम 6 तथा अधिकतम 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकते हो। क्या हुआ कि अधिकार दिया कि तुम कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकते हो अपनी परिषद में। जो इनके लिए परिषद थी, जो पहले 4 बनी, फिर 3 बनी, फिर 1833 में फिर से 4 हो गई। 4 किसके द्वारा हुई थी? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अब 6 अधिकतम 12। अब जब ये सदस्य दिए गए तो इन्होंने एक दिमाग लगाया कि चलो हम एक काम करते हैं कि विभाग बनाते हैं, और उन विभागों में जो हम सदस्य चुनेंगे 6 या 12, इन्हें उनका प्रमुख बनाएंगे। जैसे वर्तमान भी देखो 1861 से क्या क्या लिया जा रहा है? पहली बात, कानून बनाने की शक्ति में वृद्धि। ये देखो, इसकी तुलना हम इससे कर सकते हैं कि कोई भी कानून, मान लो आपातकाल लागू है और कोई भी कानून की आवश्यकता है, तो तत्कालीन कानून बनाया जाता है, उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है? 6 माह। फिर उसके बाद फिर कमेटी बैठती है कि हमें आगे आवश्यकता है, अभी आपातकाल नहीं हटा है, कानून नहीं बना सकते हैं, चलो आगे बढ़ा देते हैं, तो कम से कम 1 साल कर देते हैं। यहां से लिया गया। दूसरा, बंबई और मद्रास कानून बनाने की शक्ति दी गई, इनको स्वतंत्र किया गया, इन्हें राज्य के रूप में देख सकते हैं। राज्य की संकल्पना कहां से आई? 1861 से आई। राज्यपाल या मुख्यमंत्री की संकल्पना कहां से आई? 1861 से आई। भारतीयों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कहां से आया ये कि भारतीय भी कानून बना सकते हैं? अब देखो, वर्तमान में जो भारतीय हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखो जाके कानून बनाते हैं। कैसे बनाते, क्यों करते हैं? कहां से अधिकार मिला? 1861 से मिला। इसके बाद कम से कम 6, अधिकतम 12, इनका जब विभाग बनाया गया, उनका प्रमुख बनाया गया, इससे कौन से पद के सृजन या कौन से कानून या क्या लागू हुआ? तो विभागीय प्रणाली लागू हुई। क्या लागू हुई? विभागीय प्रणाली लागू हुई। विभाग बनाए गए, जैसे महिला विभाग, बाल विभाग, कृषि विभाग, उनका प्रमुख बनाया गया इन सदस्यों से। इससे कौन सी प्रणाली लागू हुई? विभागीय प्रणाली। कहां से लिया गया? यहीं से लिया गया। विभागीय प्रणाली का एक दूसरा नाम भी ले सकते हैं, कैबिनेट प्रणाली, अर्थात कैबिनेट बनाया जाने लगा। कहां से लिया गया? कौन से अधिनियम से लिया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से लिया। मैंने क्या कहा था कि जितने 61 हैं, ये हमारा क्या है? नींव है। जब तक न्यू कंप्लीट नहीं होगा, ये नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम आगे का संविधान या राज्य व्यवस्था या कानून को समझने में असक्षम होंगे। यहां से लिया गया क्या? विभागीय प्रणाली। अब इसके बाद जो लॉर्ड कैनिंग थे, जो पहले वायसराय बने थे, तुम लोगों को एक काम करना है कि जो हम अधिनियम लिखा रहे हैं, इन अधिनियमों के वायसराय चुनने हैं, और हो सके तो कमेंट करके जरूर बताएं कि किस अधिनियम में कौन सा वायसराय या कौन सा गवर्नर जनरल था। जो लॉर्ड कैनिंग था, उस लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में में पोर्टफोलियो प्रणाली लाई थी। कौन सी लाई थी? पोर्टफोलियो प्रणाली। कौन सी प्रणाली लाई थी? 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली लाया था। कौन लाया था? लॉर्ड कैनिंग लाए थे। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होता है? पोर्टफोलियो प्रणाली का तात्पर्य हो गया मंत्रिमंडल, अर्थात मंत्रिमंडल। अब देखो कितनी चीजें आ गई। मंत्रिमंडल कहां से चालू हुआ? लिख दें, या मंत्रिमंडल। अगर दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा तो बोल रहा हूं।
मंत्रिमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1859 को हुई थी। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। कब किया था? 1859 में। लागू कब हुई थी? अधिनियम 1861 के द्वारा लागू हुआ। और यही प्रचलन वर्तमान में है या नहीं है? मंत्रिमंडल है या नहीं है? वर्तमान में लागू है। कानून बनाने के लिए सदस्यों को निर्धारित किया गया, जिससे विभागीय प्रणाली लागू हुई या कैबिनेट प्रणाली लागू हुई। वर्तमान में है या नहीं है? है। सरकारी सदस्यों, कानून बनाने में सदस्यों को नियुक्त किया गया, भारतीय सदस्यों को। समझ लो जज और वकील, कानून बनाने में इनकी अहम भूमिका होती है। तो ये आया कि नहीं आया? है या नहीं है? है। राज्यों की संकल्पना कहां से है? मुख्यमंत्री और राज्यपाल या गवर्नर, मतलब इनकी संकल्पना कहां से आई? 1861 से आई थी। कानून में शक्ति, जैसे राज्य कोई आवश्यक कार्य है उस पर कानून बनाने के लिए संसद नहीं बैठाई जा सकती है, तो किसके द्वारा बनाया जाता है? आपातकाल में बनाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, अर्थात वायसराय के द्वारा। प्रधानमंत्री के सुझाव पर कितने महीने के लिए मान्य होता है? 6 महीने के लिए। आवश्यकता हुई तो उसे बढ़ाकर 1 साल किया जाता है। कहां से लिया गया? अधिनियम 1861 से लिया गया। अब बताओ, इतना सब इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हमारे लिए ये आवश्यक था या नहीं होता? और यह प्रश्न अधिकतर बराबर पूछे जाते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।